देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है हमारा। हाँ प्लीज ना बताइए। देखिए अच्छा, आप लोग के साथ ऐसा होता है सैटरडे आता है तो बड़ा अच्छा हो, कल तो संडे, ऐसा होता है आप लोगों के साथ? आज हो रहा है ना। अब इतने टेस्ट देने हो तो किसी को भी हो जाता है। मुझे तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली हाल है, यहाँ से ज्यादा मेहनत हो जाती है और बहुत सारे काम होते हैं। और सबसे बड़ा हेडेक आप लोग का प्लान बनाना, ये टेस्ट चेक करना, टेस्ट, ये सब बहुत बड़ा। यहाँ पे आके झाड़ू मारना, मैंने तो कभी टेस्ट दिया ही नहीं। क्या उसका ट्रांसलेट करने की पेपर मंडे को है ना, अरे तब तो हो गया। सबके पेपर हो रहे हैं, हमारा स्कूल नहीं किया। हेल्प कर दूंगा, 80 नंबर के हेल्प कर दूंगा। वन वर्ड या एलसीएम, क्या नाम है उसका, एमसीक्यू। 40 तो है, 10 नंबर तो वैसे है। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है भाई तुम लोग का, ये राम कहानी के लिए नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, बाद में देखते हैं। 44 और 45 ठीक। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे आ जाए, वो आपने बताया तो ठीक है। ओके वीडियो देख लेना दो बार। मेकिंग, अच्छा चैप्टर खत्म करना है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बाद में पूछ सकते हैं। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें पता है कि अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत, टेंशन मत लीजिए, साइंस में हम करा देंगे, निश्चिंत होकर अब इस पे ध्यान दीजिए। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हमें पता है। नेल्सन मंडेला जो वहां के फर्स्ट इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका के वो प्रेसिडेंट बने, और किस तरह से उन्होंने यूरोपियंस को और जो व्हाइट्स थे उनको भी लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अब यहां पर हम ये सोचेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने। मैं आपको इसको बताने से पहले 5 मिनट समय लूंगा, जिसमें कि पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो आपको बता। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत में, 1945 में, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और बिना इंडिया वालों से सलाह मशवरा किए जबरदस्ती भारत को उस युद्ध में झोंक दिया गया, मतलब कहा गया कि तुम भी युद्ध में समाये हुए। उस समय 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल था, बहुत ही अकड़ू आदमी, जो प्योर इंग्लिश मैन जो होता है ना, कि मैं ही सबसे बड़ा दुनिया में, मेरे से बड़ा कोई नहीं, उस टाइप का इंसान। वो भारत को आजादी देने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था। यूएसए के जो उस समय प्रेसिडेंट थे रूजरवेल्ट थे, और यूनाइटेड नेशन फिर से स्टेबलाइज किया गया 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई यूनाइटेड नेशन की, तो कहा गया कि भारतीयों को तो आजादी मिल रही है। उस समय लेबर पार्टी के एटली, लॉर्ड एटली वहां के प्राइम मिनिस्टर बने। विंस्टन चर्चिल हार गए इलेक्शन में, तो 1946 में लॉर्ड एटली, मतलब ये आप अगर क्यों पूछ दे, कंपटीशन में आता है हर बार, तो याद रखना जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है, पीसीएस में तो धड़ल्ले से हर बार आता है लॉर्ड एटली। और ये लेबर पार्टी से, लेबर पार्टी मतलब कि मॉडरेट था, मतलब उदारवादी, बड़ी सोच वाला, समझ रहे हैं ना, मतलब वो छोटी सोच नहीं कि कौन हमसे बड़ा कौन छोटा, ये सब चीज नहीं सोचते थे। तो उन्होंने कहा कि मार्च 1948 तक हम लोग इंडिया को आजादी दें, मार्च 1948 तक। तो इसी चीज के लिए भारत में कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन, उसमें क्या था कि भारतीयों को अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट दिया जाए, ठीक है, अपना, क्योंकि अब अगर आपको आजादी चाहिए तो पहले एक संविधान भी तो आपका होना चाहिए ना, जिसपे आप काम करोगे। पहली बात कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दिया जाएगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन लोग खुद से ही बनाएंगे, इसमें बाहर के लोगों का कोई मतलब नहीं, आप लोग खुद से डिसाइड। इसमें
इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या संविधान सभा में, मैं आपको समझाता हूं, भारत का जो संविधान बना जब अंग्रेज लोग देश को आजादी दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मान लो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो इसमें कौन लोग पार्लियामेंट में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट डिसाइड की गई, इलेक्शन हुआ और उसमें जो जीते वो संविधान सभा में आए। मोस्टली कांग्रेस के लोग थे। मुस्लिम लीग पहले ही अलग हो चुका था। इस कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था कि पाकिस्तान हम नहीं बनने देंगे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले के जितने भी मिशन आए या भारत में जो भी सुधार हुए कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी राज में, गुलामी में, उन्होंने कहा था कि भारत में जो टॉप अथॉरिटी रहेगी, जो सबसे बड़ा जो शासन होगा, वो ब्रिटिश वाइसराय या गवर्नर जनरल के अंडर में होगा। ठीक है। और नीचे का जैसे स्टेट लेवल पे जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, राज्यों की जो सरकार होती है, वो भारतीय लोग अपने इलेक्शन के बाद जीत के बन सकते हैं। लेकिन कैबिनेट मिशन ये ने पहली बार भारतीयों को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का राइट दिया। समझ में आ रही बात आप लोग को? दूसरा कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही अपने लोग जीत करके बनाएंगे, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ये आप लोग डिसाइड करेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत के जितने भी देसी रियासतें थी, राजवाड़े, जो भी प्रिंसली स्टेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और साथ साथ ब्रिटिश इंडिया के सारे स्टेट इसमें आते थे। ब्रिटिश इंडिया मतलब बेटा जो ब्रिटेन ने जिसको जीत करके डायरेक्ट अपने रूलिंग में या अपने शासन में मिलाया था, और देसी रियासतें वो जिसमें अंग्रेज लोग वहां राजा होता था और वो अपना शासन चलाता था लेकिन अंग्रेजों को टैक्स देता रहता था। इस तरह से भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ था, देसी रियासतें और ब्रिटिश भारत। एलिजाबेथ ही कभी कभी इसको जुकाम हो जाता था। तो इंडियन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बनी, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके बाद एक अंतरिम गवर्नमेंट जो होती है, मतलब कि जब तक सरकार पूरी बन नहीं जाती, देश आजाद नहीं होता, तब तक शासन चलाने के लिए एक सरकार बनाई, ठीक है। और वो उसके हेड जवाहरलाल नेहरू, खैर वो तो अभी आएगा। अब मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने स्टडी की थी, बड़े एकदम बहुत अच्छी तरह से आपको बता सकते। जितनी भी देसी रियासतें थी उनको यह अधिकार दिया गया कि या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, नहीं तो आ जाओ, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकमात्र ऐसे नेता थे, उस समय भारत के होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे। इन्होंने ही ये जितनी भी देसी रियासतें थी इनको भारत में शामिल करने के लिए पहल की, और जिसने माना उसने माना, और नहीं माना तो जबरदस्ती कुछ ना कुछ उस पर दबाव डाल के भारत के अंदर उसका विलय करा लिया, मर्ज करा। बताएंगे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 जो देसी रियासतें थी, और ये छोटा मोटा मत समझ लीजिए। हैदराबाद मतलब बहुत बड़ा, अभी एक पूरा बहुत बड़ा स्टेट था। जूनागढ़ मतलब पूरा गुजरात मान लीजिए, और कश्मीर तो आप देख ही रहे। कश्मीर में हरि सिंह, हैदराबाद में निजाम, और जूनागढ़ में एक नवाब थे। ये लोग चाहते थे कि हम ये जो हैदराबाद वाला कहता था कि या तो हमको पाकिस्तान में मिला लो, नहीं तो हम आजाद रहेंगे, और बहुत ही अत्याचारी और जनता पे अत्याचार करने वाला था। हैदराबाद रियासत की जनता चाहती थी कि हम भारत में शामिल हो जाएं, हम भी आजाद हो जाएं, और वो कहता था कि हम ऐसा नहीं। जूनागढ़ पहले पाकिस्तान में चला गया, एकमात्र देसी रियासत, ये आपको बुक में पढ़ने को भी नहीं मिलेगा, अब सुन लीजिए, मतलब हायर स्टडी में जाएंगे तब मिलेगा। लेकिन वहां की जनता ने लड़ करके, विद्रोह करके कहा कि हम इस पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते, ठीक है। तब जाकर के मजबूरी में फिर जूनागढ़ को भारत में शामिल। जी बहन,
बिल्कुल, भारत तो कौन देश नहीं चाहेगा कि पूरी दुनिया उसी के साथ शामिल हो जाए, है ना, सिंपल सी बात है। अबुल कलाम आजाद, 3 इडियट्स वाले हीरो का नाम, हाँ, उनके नाना जी लगते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आमिर खान के नाना जी थे अबुल कलाम आजाद, भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। हाँ, सके एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के फर्स्ट। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जब भारत हमारा आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष या प्रेसिडेंट। ये तो बहन मुझे याद नहीं, इन्होंने बताया नहीं, वो थोड़ा याद नहीं है, मतलब 40-45 के करीब। मैंने कम क्या बेटे, मैंने 12 साल में थोड़ी बने, ये तो मैंने उस टाइप मतलब 25-30 में है, हाँ, इसी के लगभग में होंगे, नहीं उससे थोड़ा यंग, और भी ज्यादा उम्रदार, मतलब 25, हाँ 30 से 40 के बीच में। बता दो अंकल जी अगर आपको पता हो तो। अंकल जी ना बोल रहा है, चलो देखो, चलिए ठीक है। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, याद रखिएगा। हो सकता है कि आगे जाके आप लोग जनरल कंपटीशन की तरफ छलांग लगाएं, तो मजा आना चाहिए आप लोग, और याद रखेंगे आगे जाके आप लोग कि आपको आपके टीचर ने अच्छे से पलटी मारी। ठीक, हाँ, हुआ क्या, पहले 1927 में घोषणा हुई थी साइमन कमीशन की, आप लोगों ने सुना होगा लेकिन ज्यादा उसके बारे में आप लोग जानते नहीं, मैं आपको बताऊं। तो हर 10 सालों पे एक कमीशन या कमेटी बनती थी, और वो भारत आकर के ये जांच करती थी कि यहाँ पे कितने संवैधानिक सुधारों की या किन किन कानूनों में क्या क्या सुधार होना चाहिए, ये सब जांच पड़ताल करती थी, और एक रिकमेंडेशन या सिफारिश लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे देती थी कि आप इसको देखो, ठीक है। तो जब साइमन चचा भारत आए तो उसमें कोई साइमन जॉन साइमन जो थे ब्रिटेन के एक बहुत बड़े क्या कहते हैं जज थे ब्रिटेन के, ठीक है, एक मैंने विधि वेता थे या कानून के जानकार थे, ब्रिटिशर नहीं। अब उनका से पूछे कि कितना कितना उम्र का, हमको क्या मतलब है, मर जाए जहर खा के। सुनिए मेरी बात, फालतू बात सुनिए, उम्र का क्या करना है, उम्र थोड़ी आ रहा है। हाँ 43, 65। तो साइमन कमीशन का जब आया तो यहाँ पर वो रिकमेंडेशन के देखने या जांच पड़ताल करने, जनता से मिलने और यहाँ पे नेताओं से मिलने। अब खुद सोचिए अगर कंझावले में झोड़ जो है आप लोग का, उसका अगर घाट बनवाना हो, बाउंड्री करवानी हो, एक कमेटी बने सिफारिश देने के लिए, और उसमें सारे के सारे पंजाब के अमृतसर के किसी गांव के लोगों को शामिल किया जाए, तो आप लोग उनको चक्कू नहीं मार देंगे कि भाई काम हमारे गांव का है और ये अमृतसर वाला क्या जानता है हमारे गांव में क्या होता है, सिंपल सी बात है। तो भारत की स्वतंत्र, भारत के संविधान में या क्या मांग है, क्या चेंज होना चाहिए, उसके लिए उस कमेटी में भारतीय आदमी तो होना ही चाहिए था, ठीक है, लेकिन एक भी भारतीय नहीं था, वो सारे के सारे अंग्रेजी थे, उसमें 3 लोग अंग्रेजी थे। तो इसी बात को लेकर के जैसे ही बॉम्बे में आए तो साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगने लगे, काले झंडे दिखाए गए, और लाहौर में लाजपत राय चचा भी विरोध में शामिल हुए थे, जो कि अभी पाकिस्तान के पंजाब में लाहौर पड़ता है। तो वहां पर साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, पूरा जैसे हिंदुस्तान में हर जगह इस तरह का जुलूस निकला हुआ था। तो सैंडर्स वहां का लोकल जो भी SHO समझते हैं आप लोग, मैंने थानेदार वहां का था, तो उसने लाठी चार्ज करवा दी भीड़ पे। पीछे ही भगत सिंह भी खड़े थे, लाला लाजपत राय को शेर, उनको पंजाब केसरी कहा जाता था, लाला लाजपत राय को, मैंने पंजाब के बहुत बड़े नेता थे, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े। सैंडर्स की लाठी लगी, चचा जी की उम्र ज्यादा हो रही थी, हाँ, तो लगते ही फिर उसी के चलते, उस चोट के चलते उनकी डेथ हो गई, हाँ मर गए।
अब बेटा वीडियो बनाना है 2 मिनट का, मौन तो ले नहीं सकते, टाइम बर्बाद होगा, खत्म हो जाएगा ना, कल संडे को ले लेंगे। अब देखिए आगे, तो भगत सिंह ने प्रतिज्ञा ली, शपथ ली कि जिस सैंडर्स के लाठी से मरे हैं लाला लाजपत राय, तो हम इसका बदला लेंगे। मैं सारी कहानियां जोड़ जोड़ के बताते रहता हूँ, अगर साइमन कमीशन है तो सारी बात बताएंगे, है ना। और भगत सिंह ने केवल उस आवेश में आकर के, पंजाब के, हाँ मैंने भारत के पंजाब के नहीं, पाकिस्तान के पंजाब, मैंने उसे भारत पाकिस्तान का बाबू हो गया टेस्ट। तो क्या हुआ, नहीं आप ही से पूछ रहे थे, तो भैया ऐसे ही मौज मौज में मजे में आइए। तो भगत सिंह ने मार भी दिया, बाद में सैंडर्स को गोली मारी, और इसी के चलते आगे जाके जो भी वो फांसी से लगी हुई, जिसने लाठी से टांग फोड़ दी थी लाला जी की। भगत सिंह का स्टेटमेंट था, वो बहुत मैंने कि कम उम्र में 23-24 साल की उम्र में उनको फांसी लगी थी। उन्होंने ये लिखा था कि कभी भी वो गोलीबारी से या क्रांति से किसी को मार करके आजादी लेने के पक्ष में लिखे। सोशलिस्ट जो होते हैं ना, समाजवादी, जिस वैसा शासन वो चाहते थे, है ना। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, भगत सिंह की लिखी हुई किताब, जेल में उन्होंने जो डायरी लिखी थी, ठीक हो जाए। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगत सिंह की लिखी हुई किताब है, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये बॉम्ब, ये गोला बारूद, इससे कुछ नहीं होता। और उन्होंने नेट में सब कुछ मिलता है, इंग्लिश में है, बड़ी धांसू इंग्लिश है भैया, बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते थे वो। हाँ पढ़े लिखे थे, कोई मैंने ऐसे नहीं, नहीं कॉलेज का मतलब नहीं होता बेटे, मतलब सच में बहुत एजुकेटेड, मैंने अच्छे खासे कमांड था उनका इंग्लिश में, ठीक है जो भी है। तो साइमन कमीशन ने चैलेंज किया, ठीक है ना, क्रिप्स मिशन, सॉरी क्रिप्स मिशन 1942 में है। उसने चैलेंज किया इंडिया को कि इंडिया लोगों में, सॉरी थोड़ा फिजिकल, साइमन कमीशन ने 1927-28 में किया कि भारतीय लोग इस लायक ही नहीं है, कैपेबल ही नहीं कि अपना संविधान खुद बना लें। मोतीलाल चचा को, मोतीलाल नेहरू चचा को बड़ा बुरा लगा, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और बहुत ही बड़े बैरिस्टर थे, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, चित्तरंजन दास, मैंने ऐसे बहुत लोग का नाम गिना देंगे, बहुत ही मोतीलाल नेहरू अच्छे खासे कानून के जानकार थे। उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की, जो मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये जितने नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, ये आपके कंपटीशन में भर भर के क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा पहले से जान लें तो पैसा वसूल पढ़ाई हो जाए। तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में पूरा का पूरा ये बात रखी, छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का उन्होंने बनाया, और सबसे पहले भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण उस नेहरू रिपोर्ट को ही माना जाता है कि भारतीयों के द्वारा कुछ तैयार किया गया। आगे देखते हैं, कोई कान पे जू नहीं रेंगती। और तुमको क्या लग रहा है भारत को आजाद करने वाले थे वो? यूनाइटेड नेशन में अमेरिका और बहुत सारे उसके जो मित्र राष्ट्र थे ना, उन्होंने दबाव बना रखा था, सोने की मुर्गी थी भारत, वो कभी नहीं छोड़ने वाले थे। हाँ अब इंडिया की सारी जनता ही बिल्कुल अगर टूट पड़ती, और पढ़ ही चुकी थी। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, यूपीएससी का, आज ही मैं सुबह देख रहा था, क्वेश्चन आया था कि क्या ये अहिंसात्मक आंदोलन था। आप टूट पढ़ के लिख देंगे अहिंसात्मक, नॉन वायलेंस था, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, नहीं हिंसात्मक था। इतना ज्यादा हिंसा हुआ था, 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को तोड़ दिया गया था, हर जगह रेलवे लाइन उखाड़ दी गई थी, बहुत सारे थाने जला दिए गए थे, बहुत सारे अंग्रेजों को मारा गया, समझ रहे हैं ना। महात्मा गांधी से कहा गया, 1942 की बात है ना, तो वेवेल थे उस समय से, वेवेल ही होंगे, लॉर्ड वेवेल, भारत के वायसराय। तो उन्होंने कहा कि बापू आप अहिंसा के पुजारी, देशवासियों को बोलिए इतनी हिंसा क्यों कर रही है जनता। तो बोलिए, उन्होंने बोला ये हिंसा थोड़ी है, ये अंग्रेजों के दमन के द्वारा जो की गई हिंसा है, ये उस हिंसा का प्रतिकार है, मतलब कि बदला है, करने दो, ठीक है ना। विंस्टन चर्चिल ने कहवाया था निम्नलिखितों को
सॉरी वेवेल को कि भाई गांधी को बोलो वो अहिंसा का पुजारी है, पूरी देश यहाँ टूट पड़ी, क्या कर रहा है गांधी? गांधी जी जेल में बोले चेक कर रहे थे बंदूक, बापू पे मार दी। देखिए इस जो संविधान सभा बनी थी, ठीक है ना, उसके जो हेड थे, मतलब कि अध्यक्ष जो थे, चेयरमैन थे, वो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पता है आपको। उसके बाद इसमें पिक्चर्स है, ये दिख रहा है ना, ये सब आप लोग घर पे पढ़ लीजिए, फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये आपको खुद से करना होगा। हाँ, किसकी कहानी? हम चला रहे हैं कहानी, आपको कोई भी ऐसी कहानी नहीं सुनाएंगे ना जो मेरा कॉन्सेप्ट सामने वाला वो ना हो। थैंक यू। इधर देखिए, आप तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं। 1935 में देखिए इंडियन गवर्नमेंट एक्ट बनाया गया था। 31 में आया था कराची। अच्छा ठीक है, बता देते हैं, चिंता नहीं। कराची सेशन ऑफ कांग्रेस में, ठीक है चलो 31 पे चलो, टाइम मशीन पे बैठो, पीछे चले। पॉलिटी के क्लास में साइंस का कोई बात मैंने तो कुछ कहा नहीं, तुम सुनो ही नहीं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं पता, आपसे उम्मीद करिए कुछ मेहनत। देखिएगा चलो 1931 का जो कराची अधिवेशन था उसके बारे में बता, 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को, जैसा कि आपको पता है भगत सिंह जी को फांसी पड़ी थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। यही तो मैं कहा उन्होंने। हम लोग दिल्ली आके हम लोग की लैंग्वेज ही खराब होगी ना मानसी। चंद्रशेखर आजाद, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद गुरुजी के बारे में बता दें, उनका निशाना इतना पक्का था ना, एम, कि मतलब बंदूक की जहां तक रेंज है ना वहां तक पूरा सटीक निशाना लगा सकते थे, ये खासियत थी। और मैंने अधिकतर तो अंग्रेजों ने उनका चेहरा भी नहीं देखा था। सैंडर्स की हत्या जो हुई थी लाहौर में, जो भगत सिंह ने गोली मारी थी, उसमें चंद्रशेखर आजाद ने लीड किया था, वहां पर वो भी थे, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। एक गद्दार जो था उनके क्रांतिकारी पार्टी का, उन्होंने अंग्रेजों को बता दिया, सूचना दे दी, और इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहां का अल्फ्रेड पार्क है, जिसको चंद्रशेखर पार्क कहा जाता है, हाँ है ना, तो वहां पर घेर लिया गया। अभी तो सनी देओल चचा आए हुए थे, जुनून लगा कर पंडित जी बन के एकदम, ठीक है ना, तो सनी देओल को तो मजबूरी में चंद्रशेखर आजाद बनना था ना, तो इसको कहीं तारा सिंह बना देते ना, तो पेड़ उखाड़ के घुमा देता है ना। तो भगवान मैंने कम से कम उनको चंद्रशेखर आजाद बना देते, तो उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लेते, गोली मार। एक काल्पनिक पात्र, चलिए ठीक है, देखिएगा तो 1931 में कराची अधिवेशन होता है। 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को, और पीछे टाइम मशीन पे चलते हैं, 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च स्टार्ट होती है, डांडी यात्रा। आपको लगता है कि मैं नहीं बताऊंगा? तो फिर ठीक है, साबरमती आश्रम से 12 मार्च को स्टार्ट हुई और 24 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंच गई, ठीक है। और वहां पे जाके महात्मा गांधी ने 78 अपने अनुयायियों या जो भी इनके साथ थे, फॉलोअर्स थे, उनको लेकर के गए और ये यात्रा स्टार्ट। मेरी सुनिएगा बेटे, कुछ भी गप मत करिए, कोई फायदा नहीं जीवन में। मैंने 1930 बोला ना बेटे, तो 1930, हाँ ये वही। तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरे इसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है ना। ये सॉल्ट मार्च से ही स्टार्ट हुआ, वो नमक यात्रा से, डांडी मार्च से।
इरविन छटपटाने लगा। लॉर्ड इरविन उसमें भारत के वायसराय, मतलब कि जैसे ब्रिटेन का सबसे बड़ा ऑफिसर था। दीपक आप वहां बैठ जाओ, वंश तुम आओ। एक चेयर उधर कर लो, तुम दूसरी चेयर लगा लो, सब बैठो। देखिए, तो दांडी मार्च भी उसके बाद 24 अप्रैल को हुआ और पूरे देश में हाहाकार मच गया। पूरी जनता, गांधी बापू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सरोजिनी नायडू जी, ठीक है, कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, बहुत बड़ा नाम है उनका। धर्षणा, गुजरात में ही धर्षणा नाम का एक नमक बनाने का कारखाना था अंग्रेजों का, उस पर उन्होंने धरना दिया। वेब मिलर उस समय अमेरिका के बहुत बड़े रिपोर्टर, पत्रकार थे, समझ रहे, जर्नलिस्ट, पत्रकार। वो इस दांडी मार्च को कवर करने के लिए आए हुए थे और उन्होंने लिखा था कि उन्होंने बहुत जगह मारपीट ये सब कुछ देखा, लेकिन इतना विभत्स पुलिस का इतना बड़ा प्रताड़ना नहीं देखा जिस तरह से मारा गया। औरतों को, महिलाओं को, बुजुर्ग जो भी मरते, इतना मारा गया डंडों से, जो भी है, बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ और पूरे देश में हाहाकार मचा। इससे एक अगर नॉलेज चाहे तो और हम बता दें कि साउथ इंडिया में, ये तो मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी जो थे, उन्होंने पूरा का पूरा इस आंदोलन को जारी रखा, क्योंकि वहां भी समुद्र था, वहां भी उन्होंने नमक का फोड़ा। तो कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल करने के लिए लंदन में एक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें भारत के सभी लोगों को बुलाया जाता था कि आओ यहां बात कर लो, तुम क्या चाहते, क्यों लड़ते मरते रहते हो। कांग्रेस जाती नहीं, तो इस बात पे राजी करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ। उस समय भारत में ब्रिटेन का सबसे बड़ा अधिकारी जो वायसराय, आप समझते हैं क्या होता था, और नहीं समझते तो राष्ट्रपति भवन की को दिमाग में रिकॉल करिए। इसको वायसराय लॉज कहा जाता था और भारत में वायसराय के रहने के लिए बनवाया था अंग्रेजों ने, कुछ दिन पहले ही बनवाया था, है ना। वायसराय तो रोने लगा जाते समय कि हम बनाए, अब राष्ट्रपति रहेगा यहाँ भारत। ये कॉमेडी थी, तुम लोग हंसे नहीं, अपने लिए बनवाया था वायसराय। वो मानते थे कि हम लोग कभी गुलाम, मैंने भारत कभी आजाद ही नहीं होगा, मैंने ऐसा ही समझ रहे हैं ना। मान लीजिए कोई किसी के जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर लेना तो मानता है कि वो उसी की जमीन होगी, है कि नहीं। हमने तो कभी कुछ नहीं किया ऐसा, तो ठीक है। कहाँ थे, हाँ, दांडी। तो उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, समझौता होता है। उसमें 4 शर्तें क्या थी कि नमक बनाने का अधिकार सबको दे दिया जाएगा, पहले नहीं था। दूसरा कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर, राजनीतिक कैदी जितने भी हैं, जिन पर कोई मर्डर चार्ज नहीं, उन सबों को रिहा कर दिया जाएगा। तीसरा, महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन तोड़ेंगे। और चौथा कि महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लंदन में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भाग लेने के लिए शामिल होंगे। तो बापू ने कहा 5वें पर थोड़ा ध्यान दीजिए ना वायसराय साहब, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। 5वां ये था कि राजनीतिक के साथ साथ जो आपराधिक केसों में या में भी जो थे उनको आजाद किया जाए, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। बोला कि ये मेरे हाथ में नहीं है, और गलत बोल रहा था। वायसराय के पास विशेषाधिकार होता था, किसी भी कानून को बदल करके वो ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और गांधी जी ने भी दबाव नहीं दिया। गांधी जी ने सोचा कि अगर ये 4 शर्तों पे बात हो रही है, अगर ये भी नहीं माने तो ये फिर बड़ा आंदोलन चलेगा और जनता सोचेगी कि हमने इतना लड़ा और हमें कोई चीज भी नहीं मिली, फिर फायदा क्या हुआ इतना युद्ध लड़ने का। तो उनको फांसी हुई। लाहौर में रातों रात, सुन तो लीजिए, सुनती है ना, मतलब बहुत जूता चप्पल फेंका। लाहौर में जो हमारे शहीद हैं, मैंने भगत सिंह और तीनों लोगों को जला करके, मैंने लाश को टुकड़े टुकड़े करके जला करके अलग अलग जगहों पे जलाया गया। आपको पता नहीं होगा, फांसी मिलने के बाद उनके लाशों को टुकड़े किए गए, ठीक है, और अलग अलग जगहों पे जलाया गया ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो, चाहे ऐसा ना हो। अब किसी को मैंने क्या कहते हैं, उनके परिवार वालों को साबुत लाश भी नहीं मिली अंतिम संस्कार के लिए भगत सिंह। मतलब
कहीं कहीं जलाया गया था, तो अलग अलग से जो भी स्थिति थी जैसे भी थी उसको किया गया, समझ रहे ना, इतने तो निर्दयी। ठीक है, तो 19 बोलिए, मैं बता रहा हूँ, भीड़ पूरी लाहौर जेल जो सेंट्रल जेल था उसके बाहर लगी हुई थी, फांसी की सजा मिलने वाली थी, पूरा लाहौर पूरा पंजाब टूट पड़ता अंग्रेजों के ऊपर, तो रातों रात किसी रास्ते से निकाल करके लाश ले जाके अंतिम संस्कार कर दिया। और आपको एक बात पता नहीं होगी, मैं आपको बताऊं, इंडिया में भी जो जम्मू कश्मीर या जो भी जितने भी आतंकवादी होते हैं उनको लाश नहीं दी जाती, ये या तो कोई लाश ले ले, नहीं तो है ना ये इंडियन गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं उसको दफना है, क्योंकि फिर है ना एक उसको अपना भगवान की तरह मानने लगेंगे लोग, और उसके नाम पे कत्लेआम मच जाएगा, इंस्पायर्ड हो जाएंगे, ऐसा होता है, ये साइकोलॉजी है, लोग समझ रहे बात को। मतलब कि अगर भगत सिंह को लाश मिल जाता, हो सकता था उस अंतिम संस्कार की यात्रा से निकल करके सब लोग पूरा हमला बोल देते, एक ऐसी बात हो सकती थी, इसलिए जी बता रहे हैं ना। 1931 में अब ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था तो हर चीज कानूनी रूप से होती थी, तो अब इसको पक्का करने के लिए क्या हुआ कि कराची अधिवेशन बुलाया गया, कराची सेशन, कांग्रेस का कराची सेशन 1931 में हुआ, ठीक है। और उस सेशन की जो अध्यक्षता या चेयरमैनशिप जो की थी, चेयरमैन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी भी जा रहे थे कराची में, उनपे काली स्याही फेंकी गई, कार जिस कार से जा रहे थे उसपे जूते चप्पल काले झंडे दिखाए गए, भगत सिंह का अपने क्यों ऐसा नहीं किया। मतलब आप इसको देखो, ई फॉर बट बहुत सारा है, अधिकतर बुक्स में तो ऐसा ही, और जहां तक हमारा भी लॉजिक आता है कि भगत सिंह को बचाना मुश्किल था। आप नहीं मानते, नहीं समझौता करते, कोई बात नहीं, फांसी तुमको देते हैं। राजपुताना जहाज से वो तीनों लोगों ने भी गोली मारी थी ना, साथ में थे ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब लोग साथ साथ ना पकड़े गए ना, भाग गए, पकड़े नहीं गए ना। अब नहीं पकड़े क्योंकि पकड़े नहीं गए, कौन नाइस क्वेश्चन। 1929 में जो हमारा भी पार्लियामेंट संसद भवन कहा जाता है, इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा उसमें कहा है, ठीक है। उस समय इन्होंने मतलब आदरणीय भगत भैया ने और बटुकेश्वर दत्त ने, दोनों ने मिल करके एक ऐसा बॉम्ब बनाया जो कि केवल आवाज करता था और मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचने वाला था, वो फेंका और अपने पर्चे बांटे, मतलब कि जनता जाने कि हम लोगों की सोच क्या है, तो उसमें अरेस्ट कर लिया गया इनको। उस समय ये अरेस्ट हो गया, वहां पर ये जान के खड़े रहे कि आके हमको कोई अरेस्ट करे, समझ रहे ना। और इन्होंने सोचा कि अगर जेल जाएंगे वहां पे जो भी मुकदमे होंगे जैसा भी होगा, तो वहां से हम लोग अपनी बातों को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे और सब लोग जानेंगे, और हम लोग के जेल जाने से या बलिदान करने से हो सकता है जनता जाग जाए। बात समझ रहे हैं, जागी, सो गई, फिर सो भी गई। हाँ, और सुनिए, अगर आप क्रांतिकारी का नाम सुनना चाहें तो जैसे कि एक नहीं सरफरोशी की तमन्ना जो गाना है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, मुरैना, अभी आप जाएंगे ना ग्वालियर तो मुरैना एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इधर से दिल्ली से मध्य प्रदेश का पहला बॉर्डर पड़ता है, वही के थे राम प्रसाद बिस्मिल पंडित जी। इतने बड़े शायर कवि थे और इतने धुरंधर क्रांतिकारी की आप क्या करें, समझ रहे, उनको भी धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी दे देगी, नहीं तो राम प्रसाद बिस्मिल जैसा बड़ा कोई क्रांतिकारी। भगत सिंह तो छोटे मोटे थे, वो चला गया शुभम, उसका ये कोई रहने दो बेटे। किसका शासन किसका था 70 साल इंडिया में? कांग्रेस का। और कांग्रेस के फर्स्ट क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के, है ना। जवाहरलाल नेहरू के साले साहब को आप नहीं जानते, मुल्ला नाम था उनका, मुल्ला करके कुछ, सुन तो लीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, हो सकता है कि अगर कभी आपका टक्कर हो तो जानने को मिल जाए। नहीं, आप चिंता मत करिए, आपसे आप नहीं भी पूछेंगे तो हम बताएंगे।
जब राम प्रसाद बिस्मिल को अरेस्ट किया गया तो सरकारी वकील मुल्ला था, ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा ऐसी ऐसी बातें उसको सुना दी ना कि वो शर्मिंदा हो गया। क्या लोग थे वो, हम लोग मैंने ये छोटी छोटी बातों को चिक 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 करते नहीं। अभी हम लोग हिस्ट्री जानते हैं बेटे, अभी हिस्ट्री आपको पता है चंद्रशेखर आजाद ने कितने बड़े टैलेंटेड, कितने, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, हिस्ट्री थोड़ी है वो, तो सरकारी किताब है, हम लोगों ने सरकारी किताब थोड़ी पढ़ी है। चंद्रशेखर आजाद काम नहीं कर पाए, वो भी कम एज में ही मर गए। उन्होंने क्रांतिकारी संगठन बनाया था और हाँ सॉरी, अरे यार तुम लोग बिस्मिल साहब के बारे में, तो बिस्मिल साहब सुन लीजिए, भारत में सबसे कम उम्र में जिसको फांसी मिली थी अशफाक उल्लाह खां साहब, याद नहीं है, 17 या 19 साल के, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि काकोरी डकैती सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना, मैंने काकोरी डकैती के बारे में नहीं जानते आप लोग? नहीं, डकैती तो सुना, तो का मन डकैती करोगे कुछ भी, डकैती का क्या मतलब है यार, इतिहास की बात करें, हम डकैती करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। 1925 में लखनऊ के बगल में अभी भी मैंने वो क्या काकोरी नाम का एक छोटा सा स्टेशन है, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन है गांव में, तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये सारे लोग थे। इन लोगों ने मिल करके सरकारी खजाना जा रहा था मतलब ट्रेन से, तो उसको लूटा था ताकि मैंने और हथियार खरीदे जा सके। तो उसी आरोप में, काकोरी डकैती के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और बहुत लोगों को फांसी। आप सोच भी नहीं सकते इतनी चैन से और शांति से जिस तरह बैठे हुए हैं, कितना बड़ा बलिदान लोगों ने किया। अभी नाले में अगर नाला जाम हो जाए ना, रूम फ्रेशनर छीट दो, कौन जाता है झंझट पालने के लिए, है ना। और अब सब लोगों ने अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया, परिवार, ये जितने का नाम ले रहे हैं, किसी ने शादी वाह नहीं किया था भाई, कोई फैमिली कुछ नहीं, 24, 25, 26 साल की उम्र में, 21, 22, 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। और शहीद का मतलब भैया जी ऐसा नहीं था, ठीक है ना, यातनाएं दी जाती थी, समझ रहे ना, टॉर्चर किया जाता था। अंग्रेजों का टॉर्चर सुन के ही ना लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, हिम्मत चाहिए थे उस चीज के लिए। अब टॉर्चर का मतलब है मारपीट, जैसे भी पुलिस की मार होती है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको अरेस्ट किया जाएगा। किसको अरेस्ट किया गया और आराम से आप चाय और रस के साथ बैठे हुए हैं और आपसे बातें की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता था, अच्छे वाले दिए जाते। तो सब कुछ मैं आपको और बताऊं, छोड़ जाने दो, याद नहीं एग्जैक्ट उनका उम्र ये ना याद नहीं रहता। हाँ, एलिजाबेथ वाला पूछे थे, देखिए उसमें क्या था ना कि वहां पे जब लेबर पार्टी की सरकार बनी है, जैसे जैसे आगे आए, तो उसके बाद ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर होता था ना बेटे, उसका ज्यादा पावर होने लगा। अब जैसे जो राजा अभी भी होते हैं, रानी होते हैं, बस वो अपने महल तक सीमित रहेंगे और वो कागजी स्टैंप मोहर मारने तक रहते थे और उनका कोई काम नहीं रहता, तो उनका कोई खास नहीं, वहां ब्रिटेन के पार्लियामेंट में वो चीज पास होनी चाहिए। देखिए अब थोड़ा बोर होने वाली बात, एक्ट जो बना, गवर्नमेंट एक्ट जो था, अभी मैं आपको बताऊं, अब ये पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे या खराब, लेकिन जो वास्तविकता है तो बतानी पड़ेगी कि हम लोगों का जो संविधान बनाया गया है, इसमें अपने से किसी लोगों ने भी कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। 19 अच्छा ये पहले वाला हो चुका था ना, हाँ पहले ही चैप्टर बता रहे, फिर थोड़ा सा कर देते। जब तक हम लोगों का पूरा संविधान नहीं बना, हमारे देश का पूरा शासन 1935 एक्ट के हिसाब से चला, और 1935 का जैसा पूरा एक्ट था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी करते हैं, इसको सीधे उठा करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
जी नहीं, एक आदमी थोड़ी कुछ करता है। हाँ, वो ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ये होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज डिसाइड करता है। तो उनका सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं कह सकते कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऐसा नहीं होता। मतलब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। आपको पता है कि 282 मेंबर्स थे और हर मेंबर का अपना अपना रोल था, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं था कि किसी का, लेकिन हाँ नो डाउट उनकी जो सोच थी, उनका जो योगदान था बहुत ही बड़ा था। उनको रातों में नींद नहीं आती थी, बहुत सारी बीमारियां हुई थी, इतना ज्यादा वो मेंटली वर्क करते थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम हो रहा था, तो बी आर अम्बेडकर जी को मेंटली थोड़ा डिसऑर्डर भी हो गया था, थोड़ा बहुत ज्यादा दिमागी बीमारी भी हो गई थी, और जिसके चलते उन्होंने सेकेंड मैरिज बाद में किया, बहुत ज्यादा बुढ़ापे में की उन्होंने शादी, और वो जो मैरिज हुआ उनकी देखरेख करने के लिए हुआ था, ठीक है ना? तो पहली वाइफ के मरने के बाद, और जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है जी? बौद्ध धर्म कितने % यूज किया था? बेटे हमने तो सुआ लगाया नहीं, लेकिन सच में नो डाउट मैंने बहुत, मेरा रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने पढ़ा है उनके बारे में जितना। बुढ़ापे में हुई थी बेटे, अच्छी खासी उम्र हो रही थी, मतलब हाँ बीमारी के कारण। मेरे को देख लीजिए एक बार। चैलेंज बेटा हम काहे लगाएंगे? जो आदमी अपने जीवन में ही फेलियर हुआ, वो हर चैलेंज किसको करे? पी लो अपना। 2 क्लास, अभी 2 घंटे क्लास लेनी है, पानी का किस चीज का? इसको तो आपको दिख रहा है ना, आपके पहुंच से बाहर है। अपना पानी नहीं ला सकती क्या? पागल हो, पानी लाया करो। अच्छा, पॉलिटी में इंटरेस्ट है आप लोगों को थोड़ा बहुत? ये कानून में पॉलिटी में है ना, बहुत मजा आएगा अगर आप स्टोरी सुनाते रहो उस हिस्से से। नोट इंटरेस्ट। अभी तो 12th क्लास आई नहीं है, चलो थोड़ा सा और चलिए देखिए 37 एक्ट वाला बता दो। हाँ 37 बता रहे। तो 1935 का एक्ट आपने सुन लिया होगा। उसके बाद 1937 में, एक सेकंड मैं देख लूंगा, बताना भी है, इसी तरह राम कहानी होगी, देखने दे। देखिएगा, तो जैसा कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी, उसके जो इलेक्शन हुए, तो हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट डिसाइड की गई। उसके लिए इलेक्शन में जो लोग जीते वो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में शामिल, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने इस तरह कुछ दिन लगे थे, इतने में बना था। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन हम लोग जो रिपब्लिक मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को ही मनाते हैं, पूरी तरह से लागू हुआ उसमें से। एक्सेप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का ही दिन इसलिए डिसाइड किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहरा के प्रारंभ किया। तो अंग्रेज जाएंगे तब तो भगा थोड़ी दीजिएगा, नहीं जा रहे थे जी। मारने वाले थे ही ना। हाँ देखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन, सबसे मेन चीज है, 2 चीज आप याद रखिएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं बताऊं कि 12 शेड्यूल्स है, 12 अनुसूचियां, ठीक है, उसमें अलग अलग सारी चीजें। 11th में अगर आप लोग पॉलिटी लेंगे ना,
इतना मैंने डीपली आपको पढ़ना अच्छी तरह, 12th में नहीं 11th। उसके बाद 395 आर्टिकल से अनुच्छेद है, 395 याद रखिएगा। आर्टिकल 12 से लेकर के जो 35 तक आर्टिकल है, 12 से 35 तक, ये फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, मौलिक अधिकारों की। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेन चीज है, आत्मा है। हमारा आपका जो अधिकार है, हम लोग अकड़ जाते हैं जो भी है। नहीं करने का ऐसा नहीं होता ना। हाँ वो भैंस थी, आई घास खा के चली गई। आपने कहा था मेरे को याद है, नहीं याद है, इम्पोर्टेंट याद है, ठीक है ना। अब सारे आर्टिकल्स नहीं आते हैं पेपर में भी, चाहे जो भी इम्पोर्टेंट रेलेवेंट भी नहीं हो जी। तो बेटा 1 से 395 तो तू 2 दिन में मैं तेरे को याद करा दूंगा, 1 दिन में 2 घंटे में याद करा दूंगा, ये कौन सी बड़ी बात। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। एक बात सोचिए, हमारा जो दिमाग है कीमती है ना, क्यों उसमें बिना मतलब की चीज भर के रखे। कोई भी आदमी याद करता है, रटने का मतलब क्या होता है, जैसे नई चीजें आएंगी पुरानी चीजें इरेज होकर के निकल जाए। कॉन्सेप्ट जगह पे रहता है, फैक्ट्स निकल जाता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है ना, हम कॉन्सेप्ट को याद नहीं रखते, एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। इसलिए आप कॉन्सेप्ट चाहे धरती पे कितने भी, पृथ्वी पे कितने भी याद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो फैक्ट्स होंगे आप याद नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत की जनसंख्या में है ना, अभी 10 साल में कितने करोड़ लोग बढ़े हैं, कितने करोड़, कितने लाख, कितने हजार, कौन याद करता है, कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटे छोड़ दे, बहन ने क्या आज लेके ही जाएगी। चलो देखो, भगवान भला करे 12th क्लास का, आते ही बैठ जाएंगे, चलो चलो स्टार्ट करो, टाइम पास नहीं चाहिए हमें। जैसा कि मैंने बताया था, ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्ट करना मतलब कि रूपरेखा तैयार करना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। हाँ सॉरी, फंडामेंटल राइट्स 36 से 12 से 35 तक। उसके बाद प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, आपने हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे स्टार्ट होता है ना। ये हमारा, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये बाद में ऐड किया गया, मतलब कि बाद में, ये उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू ने इसको ऐड किया था कि आखिर जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ये किस लिए बन रहा है, किन के लिए बन रहा है और इसका क्या मतलब होता है। तो प्रियम्बल ऑफ इंडिया मतलब प्रस्तावना, और दूसरा फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के पेपर के लिए। प्रियम्बल मतलब भूमिका, इंट्रोडक्शन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन। चिंता ना करें, खेलने का कोई जरूरत नहीं। तो सही 3 टाइम मशीन के बारे में बताओ। अब इसमें आप लोग के बुक में जो बॉक्स में जितने पिक्चर्स बने हैं ना, टैटू टाइप के, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपना नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। मुझे लग नहीं रहा है कि, अच्छा एक बार दे लीजिए। क्या साइंस के बारे में बताओ। साइंस का कोई बताओ ना सर, टाइम मशीन के बारे में बताओ। चलिए ठीक है, इसको वीडियो अब बंद कर देते हैं, वही बात करेंगे, टाइम मशीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। ठीक, आजा बेटे।